Good morning, everyone. Welcome back to the channel Success with Rai Academy. Let's discuss the editorial and the idea page of today. In the editorial page, there are two important articles that needs to be discussed. The first one is Apurva's policy, which is more about the global tenders that have been floated by the state governments, 9 state governments. The second article is A Sword Over the Scalpel. This article is related to the healthcare officials. And there is another article ignoring Palestine, but this article is not of much importance because जैसा आप सबको पता है इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में अटैक्स हुए हैं और पहले भी होते रहे हैं, बट इसका ज़्यादा इफेक्ट हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी में प्लस हमारी इंडियन इकोनॉमी में नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ से इतना ज़्यादा इंपोर्ट भी नहीं होता है, ना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंस रखता है, तो हम इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो बाकी के 2 आर्टिकल्स हैं हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइडिया पेज का एक आर्टिकल है विच इज अबाउट द पंचायत की द आर्टिकल नेम्ड इज हाउ टू बेंड द रूरल वे। तो उसमें पंचायत के बारे में, पंचायत का रोल कोविड को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ परवर्स पॉलिसी। तो इन दिस आर्टिकल इज मोर अबाउट ग्लोबल टेंडर्स, राइट? क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया में अभी तक 9 स्टेट्स ने ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं रिलेटेड टू वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं। अब इन 9 स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा और मुंबई है, राइट? तो ये 9 स्टेट्स हैं जिन्होंने ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए हैं। अभी ये पूरा इंडिया एक बहुत बड़ी महामारी को फाइट कर रहा है, राइट? और इसमें से हम सबको एक साथ निकल के आना है। इंडिया की कुछ 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है जिनके लिए स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ काम करना है, लेकिन यहाँ पे तो स्टेट्स में कंपटीशन हो गया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज कर दिए हैं डिसीजंस को, राइट? और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि हम प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलके वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे पूरा वर्क कर रहे हैं। तो और इसके साथ एक चीज और हुई है कि 1 मई से 18 से 44 ईयर्स के जो लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन ओपन कर दी है। लेकिन बात यह है कि जब वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में इतने ज्यादा स्टॉक में, तो वैक्सीनेशन होगी कैसे, ये सक्सेसफुल कैसे होगा? तो यहाँ पे 2 चीज रिवील हुई है। पहली कि एक्सपोर्ट प्लानिंग को लेके एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ जिसकी वजह से वैक्सीन अवेलेबिलिटी जो थी उसने एक डिप फेस किया, स्पेशली रूरल एरियाज में जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको देती हूँ जो कि इस आर्टिकल में शेयर किए गए हैं। पहला कि 7 स्टेट्स, कंट्री में जो 7 स्टेट्स हैं, पूरे स्टेट्स में से जो 7 स्टेट्स हैं कुछ, उनमें 85% पॉपुलेशन जो है 18 ईयर्स और 44 ईयर्स के एज ग्रुप में आता है। 60 स्टेट्स अकाउंट करता है फॉर 85% ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा ये कि कंट्री के 13 मेन स्टेट में से 7 स्टेट्स जो हैं वो 80% ऑफ द एक्टिव कोविड केसेस को कैप्चर करता है और जहां पे सिर्फ 5.86% डोजेज ही अवेलेबल की जा चुकी हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक गैप है, राइट? और तीसरी एक बात ये भी है जो कि न्यूज में भी आपने सुनी होगी कि दिल्ली ने 1 मई के बाद कुछ 100 इनोकुलेशन सेंटर्स, 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स शट डाउन कर दिए बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। तो ये कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें कि सेंटर ने स्टेट्स पे छोड़ दिया कि स्टेट अपने सीवियर सिचुएशन के हिसाब से, सीवियर केसेस के हिसाब से, डेथ रेट के हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकता है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। तो उसमें हुआ क्या कि स्टेट्स में कंपटीशन हो गया और कौन कितना जल्दी कंट्रोल करता है, कितने अच्छे स्टेप्स लेता है, इस चक्कर में लोगों में स्टेट गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर्स डाल दिए। अगर ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है तब तो एक फेयर प्रैक्टिस होती है डिस्पोजल ऑफ वैक्सीन को लेके, राइट? लेकिन ये स्टार्टिंग में तो हो रहा था, बट मार्च के मंथ से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जिसकी वजह से मई में डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट प्लान ला दिया गया। और इससे क्या हुआ कि स्टेट्स ने खुद ही हर स्टेट अपना सेपरेट नेगोशिएशन कर रहा था विद द मैन्युफैक्चरर्स और इससे वैक्सीन मार्केट बहुत ज्यादा फ्रैगमेंट हो गई। इसलिए हर स्टेट में जो वैक्सीन है वो एक अलग रेट में अवेलेबल हो रही हैं।
इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट देने वाली बात ये है कि जो कोविन प्लेटफॉर्म है, जो कोविन ऑनलाइन पोर्टल है वैक्सीन ये मैंडेट उस वैक्सीन नेशन के लिए, वो मैंडेटरी कर दी गई है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो रेशो बहुत ज़्यादा है। अर्बन एरियाज में तो लोग लिटरेट हैं, उन्हें पता है, उनको डिजिटल लिटरेसी आती पता है, राइट, दे आर अवेयर, बट जो रूरल एरियाज है वहाँ पे नहीं है। तो इस आर्टिकल में ये भी एक स्टैटिस्टिक्स दिया गया है लास्ट के पैराग्राफ में कि 12 जो लीडर्स हैं, पार्टीज के लीडर्स हैं, प्लस 4 ऑपोजिशन स्टेट्स जो हैं, 4 सीएम ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि वो खुद वैक्सीन प्रोक्योर करें और लोगों को अवेलेबल करवाएं, क्योंकि इंडिया की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है। इन्हें कंट्रोल कर इस पॉपुलेशन को सेव करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम डिसीजन लेने में इतना डिले कर दें कि जो ऑक्सीजन, जैसे हम ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को सफ़र कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़े। तो इसमें ये ग्लोबल टेंडर्स को लेके इसमें डिस्कस किया गया है, राइट। और परवर्स पॉलिसी, परवर्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा अनएक्सेप्टेबल, अनरीजनेबल एक्शन लेना, राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज स्वॉर्ड ओवर द स्कैल्पल. Sword over the scalpel. This article is written by Ekakshara Mahajan Mandhar, and she is a writer, an attorney, and specializes in public health law. अब मैं आपको ये बता दूं, sword का मतलब होता है तलवार, and scalpel का मतलब होता है एक शार्प नाइफ या फिर एक शार्प वेपन जो कि यूज किया जाता है इन सर्जरीज. ओके, वेरी शार्प ब्लेड विच इज यूज्ड इन सर्जरीज. अब आपने न्यूज में हम देख रहे हैं कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन में डेथ हो जा रही है पेशेंट की. फिर पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें दुख हो रहा है, जिसकी वजह से वो केसेस कर दे रहे हैं मेडिकल स्टाफ पे, डॉक्टर्स पे, हेल्थ केयर वर्कर्स पे, कि उन्होंने जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो उनको फैसिलिटीज देनी चाहिए थी पेशेंट को, लाइक ऑक्सीजन, बेड, ये सब उन्होंने नहीं दिया, उनको प्रेफरेंस नहीं दिया. इस वजह से हेल्थ केयर ऑफिशियल्स पे केस कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है, राइट. तो इसमें ऑथर ने ये बोला है, राइटर ने ये बोला है कि गवर्नमेंट शुड कम अप विद सर्टेन लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, जिसमें कि हम हेल्थ केयर ऑफिशियल्स को बचा सके, क्योंकि सिचुएशन ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है. दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन. एक नॉर्मल सिचुएशन में जो रूटीन केयर होता है वो इमरजेंसी सिचुएशन में एकदम डिफरेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर नॉर्मल सिचुएशन में ऑक्सीजन अवेलेबल होता, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही से अगर पेशेंट की डेथ हो जाती तो उसके अगेंस्ट में हम केस कर सकते थे. लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे आईसीयू पेशेंट्स की जो आईसीयू पेशेंट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो चुका है, वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए जहाँ मारामारी चल रही है, वहाँ पे इस सिचुएशन को एक नॉर्मल सिचुएशन की तरह नहीं डील किया जा सकता. हो सकता है कि एक पर्सन जिसके 3 बच्चे हो, हम उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस दे रादर देन एक बूढ़ी औरत की जगह पे हम एक फादर को ज्यादा प्रेफरेंस दे जिनके 3 बच्चे हैं, जिन्हें एक फैमिली सपोर्ट करनी है, राइट. तो ऐसे बहुत से हार्श डिसीजंस हैं जो डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को लेने पड़ रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर अपनी जगह सही है, लेकिन जो पेशेंट है, उनकी फैमिली है, वो इस चीज को गलत तरीके से देख रहे हैं. तो इसमें इस ऑथर ने ये बोला है कि एक डॉक्टर, एक हेल्थ केयर वर्कर क्या डिसीजन लेगा, कैसे ट्रीट करेगा हर पेशेंट को, कैसे डिसाइड करेगा कि किस पेशेंट को कितना प्रेफरेंस देना चाहिए, कैसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ध्यान में देते हुए कि वो अपनी लीगल, एथिकल और मॉरल ड्यूटीज को वॉयलेट ना करे, राइट. तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है. इसमें एक एपिडेमिक डिजीज एक्ट सेक्शन 4 का जिक्र किया गया है, जो कि एग्जेम्पशन देता है अगेंस्ट द लीगल प्रोसीडिंग्स टेकन इन गुड फेथ. यानी कि जब हम कुछ अच्छा सोच के 4 लोगों का अच्छा हो सके तो हम उन्हें ज्यादा
फैसिलिटी उन्हें ज़्यादा ध्यान देंगे rather than एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी जी चुका है। और होता है कभी कभी हमें ऐसे सिचुएशन वाइज डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ऐसा अभी भी लिया जा रहा है। हम न्यूज़ में अक्सर देखते हैं कि कहीं पे कुछ हुआ, कहीं पे कुछ हुआ। मैं बोलना नहीं चाहूंगी, बट बहुत से केसेस हम देख रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट सेक्शन 4 है, वो ये कहता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स टेकन इन गुड फेथ, राइट। लेकिन यहाँ पे कंट्रारी एक ये भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ टू एवरी सिटीजन प्रोवाइड करता है, यानी कि हर इंसान को हक है जीने का, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत कश्मकश है। हेल्थ केयर वर्कर्स एक बहुत ही स्ट्रगलफुल रूटीन जी रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, राइट। अब यहाँ पे यूएस का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यूएस ने क्राइसिस स्टैंडर्ड ऑफ केयर को अडॉप्ट किया है, जिसमें कि उन्होंने एक कमिटी बनाई है जो डिसाइड करता है कि हम हम स्कैर्स रिसोर्सेज जैसे ऑक्सीमीटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन्हें हम कैसे एलोकेट करेंगे एक इमरजेंसी के टाइम पे। उन्होंने एक टीम डिसाइड करी है। तो दिस writer is telling that Indian government should also have such kind of facility, या तो they should have some regulations to safeguard the health workers, या फिर इनको कोई ट्राइज कमेटी बनानी चाहिए जिसमें कि पेशेंट का सेग्रीगेशन डिसाइड किया जा सके, ना कि वो क्लिनिशियंस डिसाइड करें, बट ये ट्राइज कमेटी डिसाइड करे कि पेशेंट को हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे, कि किसको कितना ज़्यादा सिवियरिटी सिचुएशन मानना चाहिए या फिर कम सिवियरिटी वाला सिचुएशन में रखना चाहिए। सेकेंडली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी यही कमेटी करे, और न्यू गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज लेके आनी चाहिए। तो इसमें ऑथर ने ये इस हेल्थ केयर वर्कर्स को सेफ गार्ड करने के लिए उन्हें शील्ड प्रोवाइड करने की बात करी है। नाउ लेट्स मूव टू द आइडिया पेज विच इज हाउ टू बेंड द रूरल वेव। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द पंचायती राज। पंचायत लेवल पे पंचायत जो लेवल है वो कैसे कोविड से बाहर निकलने में हमारी हेल्प करेगा, इस पे ये आर्टिकल है। दिस आर्टिकल इज रिटन बाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि फॉर्मर सीएम रह चुके हैं हरियाणा के। अब उन्होंने यहाँ पे बोला है, उन्होंने दो चीजें बोली है। पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डिसेंट्रलाइज द डिसीजंस, उन्हें स्टेट्स को डिसीजंस दे देना चाहिए कि स्टेट अपने हिसाब से, अपने स्टेट की सिचुएशन के हिसाब से वो डिसाइड करे कि उन्हें क्या स्टेप लेना है, कितना वैक्सीन प्रोक्योर करना है और किस किस लेवल पे क्या क्या काम करना है, राइट। सेकेंडली उन्होंने ये बोला है कि पंचायत लेवल को बहुत ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि पंचायत लेवल सबसे डीप लेवल होता है, लोएस्ट लेवल होता है विलेज लेवल पे, या फिर आप कह सकते हो रूरल लेवल पे, राइट। तो उन्होंने कहा कि पंचायत लेवल को बहुत एक्टिव करना चाहिए, उन्हें कुछ डिसीजंस, उन्हें कुछ राइट्स देने चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देनी चाहिए कि हर घर तक, गांव के हर एक घर तक वो कुछ मेडिकल किट प्रोवाइड करें, ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करें, थर्मोमीटर प्रोवाइड करें, जो कि नॉर्मली हर गांव के हर एक घर में नहीं होता है क्योंकि वो अवेयर नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इस कोविड पैंडेमिक से निकलना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ड्यूटी नहीं है, हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक पंचायत डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें प्रायोरिटी सेट करने की अभी जरूरत है। हमने अगर वेट किया तो बहुत लेट हो सकता है। नाउ पंचायत राज, जो पंचायत लेवल पे हमें काम करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि 75% जो पॉपुलेशन है, जो हॉस्पिटल्स हैं वो 75% अर्बन एरियाज में तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में इतना ध्यान नहीं दिया, जो कि अब देने की जरूरत है। अब उन्हें रूरल लेवल को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि कोविड अब हर एक कोने कोने तक पहुंच चुका है, राइट। अभी तक 75% हॉस्पिटल्स अर्बन एरियाज में है और रूरल एरियाज में नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें पंचायत को ये राइट दे देना चाहिए। विलेज में इसलिए पंचायत लेवल पे हमें काम करने की जरूरत है क्योंकि एक तो वहां पे जो गांव के लोग होते हैं वो टेस्टिंग नहीं करवाते हैं, उन्हें एक हेजिटेशन है कि हम टेस्टिंग नहीं करवाएंगे। अब बाय चांस वो टेस्टिंग करवा लेते हैं तो, और कोविड अगर वो पॉजिटिव होते हैं, कोविड पॉजिटिव निकलते हैं, तो उन्हें वो एडमिट ही नहीं करते इस बात को कि हम कोविड पॉजिटिव है, हमें कोरोना हो भी सकता है। वो एकदम डिनाई कर देते हैं, डिनायल सिचुएशन में रहते हैं वो,
और वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि कितना सिवियर केस हो सकता है, और जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है तब जाके वो वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं, बेड ढूंढते हैं, ऑक्सीजन ढूंढते हैं, और इतनी देरी हो चुकी होती है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसमें जरूरत है कि हम गांव गांव के लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अपना सिस्टम इतना स्ट्रांग कर दें कि हमें एक तो राइट डेटा मिले, क्योंकि राइट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। अदरवाइज ज्यादा हेल्प करने के चक्कर में ये सिचुएशन बहुत ज्यादा हार्म कर सकती है, क्योंकि अगर राइट डेटा नहीं होगा तो सेंटर और स्टेट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगी उस एरिया को, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई भी अब आपकी एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है, राइट। तो स्टेट ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए कि वो अपनी एरिया का करेक्ट डेटा प्रोवाइड करें, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट ऑक्सीजन उन्हें सही मात्रा में दे सके। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा तो डेथ ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए राइट डेटा इंपॉर्टेंट है, राइट डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे हमें हर इंसान को अवेयर करने की जरूरत है कि उन्हें पता हो कि मुझे कब किस सिचुएशन में क्या करना है, राइट। तो उन्हें कुछ किट्स अवेलेबल करवानी चाहिए, जिसमें कि कुछ मैंडेटरी मेडिसिन हो जो कि कोविड को स्टार्टिंग स्टेज पर ही कर्व कर सके। उसमें थर्मोमीटर देना चाहिए, उसमें ऑक्सीमीटर रहना चाहिए। हर इंसान को जो केयर गिवर्स हैं, जो केयर टेकर्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कितना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होना चाहिए हर पेशेंट में, ताकि वो सिवियरिटी को भाप सके। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी कि वो जो मेडिसिन किट्स हैं वो अवेलेबल करवाएं हर घर में। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पंचायत सचिव की, क्योंकि पंचायत में कई ऐसी पोजीशंस हैं जो भरी ही नहीं गई हैं, स्पेशली हरियाणा में, राइट। तो पंचायत सचिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जानी चाहिए कि वो हर एक घर में मेडिसिन किट अवेलेबल करवाए, जिसमें कि थर्मोमीटर हो, ऑक्सीमीटर हो और कुछ बेसिक मेडिसिन हो। और मोबाइल टेस्टिंग वैन्स कितने ज्यादा चाहिए ये भी एक प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि वो मोबाइल टेस्टिंग वैन्स जो कि हर गांव जाके टेस्टिंग कर सके, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कर सके, ऐसे मोबाइल वैन्स अवेलेबल होने चाहिए और ये प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट इशू जो कि इसमें बोला गया है, जो कि इस आइडिया पेज के आर्टिकल में दिया गया है, वो है अपॉन द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एंड एलोकेशन। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसमें टास्क फोर्स बनाने चाहिए जो कि डिमांड, उस अपने एरिया का डिमांड मैप करेंगे और बेटर डेटा और रिसोर्सेज, बेटर डेटा दे पाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट अच्छे रिसोर्सेज दे पाएगी उस एरिया को। तो इस टास्क फोर्स में किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? वार्ड ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को, म्युनिसिपल कमिश्नर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट का सही डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मुंबई का। मुंबई ने क्या किया कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो था उसको काम पे लगाया और उनको बोला गया कि आप प्लानिंग करो, और उन्हें ही सप्लाई करने, ऑक्सीजन सप्लाई करने की ड्यूटी दी गई। इससे हुआ क्या कि हर वार्ड ने अपना खुद का एक इमरजेंसी स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन बना लिया, यानी कि कहीं पे अगर जरूरत पड़ेगी तो वो अपने इमरजेंसी स्टॉक से उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से मुंबई में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है कोविड। अब यहाँ पे एक सीखने वाली बात ये है, जो मुंबई का केस स्टडी से हम ये सीख सकते हैं कि हर हॉस्पिटल को बेड तभी बढ़ाने चाहिए जब वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सके। अगर वो ऑक्सीजन नहीं बढ़ा सकती है, ऑक्सीजन हर बेड को नहीं प्रोवाइड कर सकती है, तो उसको अपने जो बेड्स हैं वो भी नहीं बढ़ाने चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और आई कि अगर ऑक्सीजन हम तभी अवेलेबल करवा पाएंगे जब हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स होंगे या फिर जंबो फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होंगी। तो यहाँ पे हर हॉस्पिटल को, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें खुद का ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटल करना चाहिए, जिससे कि वो ऑक्सीजन टाइम पे पहुंचा सके हर पेशेंट को और बेड्स भी इंक्रीज कर सके। तो इससे हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड वेव चल रहा है। रूरल एरियाज में भी पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा है, ऑल्दो पहुंच चुकी है और भी पहुंच सकती है। और अभी ये जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए थर्ड वेव भी बहुत जल्दी ही आएगी। तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिटीजन की है, हर स्टेट की है, हर सेंटर की है। हमें लड़के नहीं ओवरकम करना है इस सिचुएशन को, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके से ओवरकम करना है। तो सेंटर को अपने डिसीजंस जो है, सेंटर को डिसेंट्रलाइज्ड करना चाहिए कि वो स्टेट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे, स्टेट को कुछ हक दे कि वो खुद अपने डिसीजंस ले सके अपनी सिचुएशन को देखते हुए। और दूसरा,
कि हमें भरोसा होना चाहिए हर एक अपने सिस्टम पे, हर एक इंसान पे, क्योंकि अभी हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक थिंग्स वर्क। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसमें हमें ट्रस्ट रखना चाहिए एक दूसरे पे, हर एक इंसान की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि सुपर ह्यूमन एफर्ट्स से ही हम इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकेंगे।